हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार, जिसमें दो शब्द आते हैं, मौलिक प्लस अधिकार। अधिकार, जैसा कि लॉस्की ने अधिकार की परिभाषा दी है, मानव जीवन की वो परिस्थितियां जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है, अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार से मतलब है कि वो अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, अर्थात ये मूल रूप से संविधान में दिए गए हैं, जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन अधिकारों को कई कारणों से मौलिक कहा जा सकता है, क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से इनमें संशोधन संभव नहीं है। मौलिक अधिकारों के अभाव में मनुष्य का विकास रुक सकता है। इन अधिकारों का उल्लंघन इसलिए नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात यदि समाज में किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो वह उसके लिए कोर्ट की शरण ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है। मूल अधिकार की उत्पत्ति। मूल अधिकार शुरू कहां से हुए? मूल अधिकार का जन्म 1215 में ब्रिटेन में हुआ था। 1215 में जो ये अधिकार पत्र ब्रिटेन में आया था, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फ्रांस विश्व का प्रथम देश है जिसने 1789 की क्रांति, जिसे फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है, उसके बाद संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए थे। 1791 में अमेरिकी संविधान में जो 10 संशोधन किए गए हैं, उन प्रथम 10 संशोधनों में नागरिकों को व्यवस्थित रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन्हीं 10 संशोधनों को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट कहा जाता है। यूएनओ की सामाजिक एवं आर्थिक परिषद ने 1946 में एलोनोर कजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट यूएनओ को जून 1948 में सौंप दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने मानवाधिकारों को मान्यता प्रदान की। इसी कारण हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इन्हें हम पॉइंट वाइज देख सकते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की गई थी स्वराज विधेयक, जो 1895 में लाया गया था। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में भी इसकी मांग की थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से इसकी मांग की थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित मूल अधिकार प्रस्ताव को 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा 1945 में पेश की गई रिपोर्ट में मूल अधिकारों को शामिल करने की बात कही गई थी। भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया। इन मूल अधिकारों को यूएसए से लिया गया है। यह देश की मूल विधि अर्थात संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसमें राज्य किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य से यहाँ अर्थ है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके तहत अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 ए अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
अभी जो हम राज्य की बात करते हैं, राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जिसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार, न्यास आदि और अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे ओएनजीसी, सेल, एलआईसी आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अनुसार फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार में कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नकारात्मक से मतलब है यहाँ पर कि उन्हें घटाया नहीं जा सकता। मूल अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं, लोगों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कम नहीं किया जा सकता। इसलिए इसी अनुच्छेद 13 के तहत ही मूल अधिकारों की रक्षा करने का काम न्यायपालिका को दिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, यानी अनुच्छेद 14 भारत के संविधान का जो है उसके अनुसार कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और उन पर समान रूप से ही लागू किया जाएगा। फिर भी कुछ परिस्थितियों इस तरह के अपवाद हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन्हें कार्यकाल के दौरान, इन्हें से मतलब भारत के राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या कोई राजदूत नियुक्त किया गया है, कूटनीतिक व्यक्ति पर दीवानी और फौजदारी या किसी भी प्रकार का मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 15, इसके तहत धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस अनुच्छेद के तहत भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे अनुच्छेद 15 का 3 पार्ट जो है उसके तहत स्त्रियों और बालकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण इसी के अंतर्गत प्रस्तावित है। अनुच्छेद 15(4) के तहत भी ओबीसी, एससी, एसटी के विकास के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 का 5 के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16, इसके तहत लोक नियोजन के अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है, अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित किसी भी विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। इस संबंध में केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद के साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं, जैसे अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व यदि राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो इस वर्ग को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) में ही पदोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया। इसके बाद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को खत्म करना। इसके तहत अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत का अंत करने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अपराध कानून लागू किया गया, जिसका नाम था नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। 1976 में इसे संशोधित करके इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। इसे अब नागरिक अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसके अंतर्गत कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। राज्य सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई विदेशी भारत में किसी लाभ के पद पर है
तो वह किसी अन्य देश द्वारा दी गई उपाधि भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से ही ग्रहण करेगा। सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति की अनुमति से ही किसी अन्य देश से पुरस्कार या सम्मान ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 यह भारत के नागरिकों को प्राप्त है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 19F में वर्णित संपत्ति के अर्जन, धारण और व्यय करने की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। इस कारण वर्तमान में इनकी संख्या 6 रह गई है। अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। 12 अक्टूबर 2005 को इसी अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार कानून भी लागू किया गया। अनुच्छेद 19 बा के तहत शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19C के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19D के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19E के तहत भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर यह प्रावधान दिया गया था। अनुच्छेद 19G के तहत व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं आती हैं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। नंबर 2, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। नंबर 3, व्यक्ति को अपने विरुद्ध प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अनुच्छेद के आधार पर नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी थी। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी तरीके से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21A जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, इसे संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। इस अधिकार में नेबरहुड स्कूल की अवधारणा भी की गई है, यानी कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर के अंदर स्कूल होंगे। इसी के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब बच्चों यानी बीपीएल को प्रदान की गई हैं। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और संरक्षण गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है और इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। नंबर 1, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। इन 24 घंटे में आने जाने का समय शामिल नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 4 से 7 में किया गया है। इन कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को उस स्थिति में भी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उस पर संदेह हो, भले ही उस व्यक्ति ने कोई अपराध ना किया हो।
विदेशी शत्रु और निवारक निरोध कानूनों के तहत बंदी बनाए गए व्यक्तियों पर अनुच्छेद 22 की उपयुक्त 3 व्यवस्थाएं लागू नहीं होती हैं। अनुच्छेद 23 के तहत मनुष्य के क्रय विक्रय एवं बेगार बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। यह बाल श्रम कानून 10 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया है। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करके चलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26, इसके अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, अर्थात व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक खर्च के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी में छूट प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 के तहत शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 28 का ए, इसके अनुसार राज्य द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के बी के अनुसार यदि कोई शिक्षा संस्थान ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जाता है तो उस पर अनुच्छेद 28 ए लागू नहीं होता है, यानी उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 28 सी के अनुसार राज्य द्वारा मान्यता या सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में किसी को भी धार्मिक उपासना के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। यह मूल अधिकार केवल अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है, परंतु भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 29 ए के अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 बी के अनुसार केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 31, जो संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यानी अगर अनुच्छेद 32 ना हो तो जो पहले दिए गए जितने मौलिक अधिकार हैं उनको हर व्यक्ति के लिए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। यानी उन्हें सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय की तरह काम करता है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की अवहेलना की स्थिति में व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट या आदेश जारी कर सकता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस भी कहा जाता है। यह रिट या आदेश सर्वोच्च न्यायालय उस व्यक्ति की प्रार्थना पर कार्यपालिका को जारी करता है जब उस व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। इस आदेश के तहत बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। दूसरा है परमादेश, जिसे मैंडामस कहा जाता है। इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है। उसे याद दिलाया जाता है कि आपको अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करना है। नंबर 3 है प्रतिषेध रिट।
जिसे प्रोहिबिशन कहा जाता है। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के लिए जारी की जाती है, जिसके तहत मुकदमे की सुनवाई तत्काल रोक दी जाती है। यह रिट उस स्थिति में जारी की जाती है जब संबंधित न्यायालय मुकदमे की सुनवाई में सक्षम ना हो अथवा न्यायाधीश की निष्पक्षता पर संदेह हो। नंबर 4 है उत्प्रेषण, जिसे सर्टियररी कहा जाता है। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। 5 अधिकार प्रक्षालेख यानी कोवरंटो। यह रिट कार्यपालिका को तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, इनका निलंबन कब कब किया जा सकता है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति आपातकाल में कर सकता है। यदि आपातकाल की घोषणा करने हेतु केवल अनुच्छेद 359 सशस्त्र विद्रोह, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल को प्रभावी किया जाए तो कोई भी मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता। यदि अनुच्छेद 359 के साथ साथ 358 को भी लागू कर दिया जाए तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो अलग से आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत की गई है।